डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मांग के लोच की श्रेणियाँ और उसमें हमने मांग की लोच की 5 श्रेणियों का अध्ययन किया था। पांचों को अगर हमने डायग्राम से देखा था कि किस तरह मांग की जो है लोच 5 तरह की होती है। सबसे पहले हमने बात की थी पूर्णतया लोचदार मांग। तो पूर्णतया लोचदार मांग का जो डायग्राम बनाया था हमने, पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि किसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, जब बिना कीमत में परिवर्तन के ही मांग में उतार चढ़ाव होता है या मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। तो इसका हमने डायग्राम बनाया था। इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है, OX के समानांतर, ठीक है। OX और ये डिमांड DD जो है आपके मांग वक्र है। OI पर अपने कीमत है, कीमत P है और जो है मांग में फिर भी जो है परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ये प्रारंभिक मांग है और ये OQ है और ये OQ0 है और OQ1 है, ठीक है। तो इस तरह मांग में परिवर्तन स्वतः ही होता रहता है। तो इसमें जो मांग की लोच है इसको लिख सकते हैं अपन ED इज इनडेफिनेट। मांग की लोच जो है वो अनंत होती है, तो पूर्णतया लोचदार मांग उसको कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो है मांग की लोच की दूसरी श्रेणी पढ़ी थी, लोचदार मांग। तो लोचदार मांग का डायग्राम किस तरह था। लोचदार मांग पहले बात कहते किसको है, जिसमें कीमतों की तुलना में, ठीक है, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। तो मांग का आनुपातिक परिवर्तन यानी कीमत जितनी परिवर्तित होती है उससे अधिक मांग परिवर्तित होती है, तो उसे हम जो है लोचदार मांग कहते हैं। तो इसको हम देखिए यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो मांग वक्र है वो इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर आपने OP कीमत है प्रारंभ में, ठीक है। कीमत में परिवर्तन जो है OP से परिवर्तित होकर के ये जो है मांग वक्र आपका इतना है और प्रारंभ में जो कीमत OP है तो मांगी जाने वाली मात्रा है OQ, ठीक है। अब कीमत में परिवर्तन जो है इतना हो रहा है जबकि मांग में परिवर्तन उससे ज़्यादा हो रहा है। तो POP0 यहाँ पर जो है माना कि कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है और मांग में जो है उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, 15%, ठीक है। OQ से OQ1 कीमत मात्र 10% गिर रही है, 10% गिर रही है, तो जो है मांग कितनी 15% बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णतया लोचदार मांग, यानी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। तो इसको लिखेंगे ED इज मोर देन 1, ठीक है। तो ये दूसरी मांग हुई आपके। तीसरी जो है मांग वो है आपकी इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार, बराबर लोचदार। तो इसका डायग्राम हमने पढ़ा था, किसको कहते हैं इकाई के बराबर लोचदार, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे इकाई लोचदार मांग। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो आकृति है इसको क्या बोलेंगे, आयताकार अतिपरिवलय का जो होता है, यानी जितनी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ये OP कीमत है और ये आपके मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर कीमत और मांग जो है समान अनुपात में परिवर्तन होती है, अर्थात कीमत और मांग, अगर कीमत में 5% परिवर्तन होता है तो मांग में भी 5% परिवर्तन होगा। इसका मतलब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है।
ये 5% कीमत में वृद्धि है तो 5% की मांग बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपकी जो है आकृति क्या कहलाएगी, इसमें जो है ये आकृति कहलाती है आयताकार अति परिवलय, ठीक है। तो ये जो मांग वक्र है वो ED = 0, इस आकृति को क्या बोलेंगे, आयताकार अति परिवलय, आयताकार अति परिवलय। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इकाई के बराबर लोचदार मांग होती है। चौथी मांग हमने पढ़ी थी वो है आपके बेलोचदार मांग। चौथी मांग कौन सी है, बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग का डायग्राम कैसे होगा, बेलोचदार, नाम से पता लग रहा है कि कीमत, बेलोचदार मांग किसको बोलेंगे, जब कीमत की तुलना में जो है कीमत अधिक परिवर्तन होती है, मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, ठीक है। यानी कीमत जिस अनुपात में परिवर्तन होती है, मांग उससे कम अनुपात में परिवर्तित होती है, तो उसे हम बोलेंगे बेलोचदार, ठीक है। और बेलोचदार मांग वक्र जो है, यानी इसका आकार जो है वो किस प्रकार होगा, थोड़ा सा दूर लेंगे इसको, ये आपका DD है, कीमत OP है और मांग जो है मात्रा OQ है। कीमत इतनी परिवर्तित हो रही है जबकि मांग इससे कम परिवर्तन हो रही है। कीमत 10% गिर रही है जबकि मांग 8% गिर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कीमत में गिरावट कम है जबकि मांग में जो है, कीमत में गिरावट अधिक है जबकि मांग में गिरावट कम है। तो कीमतों की तुलना में जो है मांग में कम परिवर्तन होता है या मांग कम परिवर्तित होती है, तो उसको हम कहते हैं बेलोचदार मांग, ठीक है। तो जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब मांग की लोच बेलोचदार होती है, ठीक है। और लास्ट जो है हमने ये पढ़ा है, लास्ट मांग जो है कौन सी है, शून्य मांग, ठीक है, शून्य लोचदार मांग, ED = 0। पांचवा जो है शून्य लोचदार मांग। शून्य लोचदार मांग का मतलब क्या होगा कि कीमतों में कितना भी परिवर्तन होता है, ठीक है। जब कीमत में परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात मांग अपरिवर्तित रहती है, तो उसे हम कहेंगे शून्य लोचदार मांग। तो यहाँ पर चौथा जो है हम कह सकते हैं, इसमें इसको क्या लिखेंगे, ED = 1, ED = 1। शून्य लोचदार मांग का जो है डायग्राम बनाते हैं, कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपके जो है इसमें से जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, OY के समानांतर होता है। क्या होगा, ये DD जो वक्र है वो किसके समानांतर होगा, OY के समानांतर। अब कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो जाए, जैसे प्राइस है आपके OP, ठीक है, और उसके बाद अगर प्राइस बढ़ के OP 1 हो जाए तो भी वही होगा, वही मांग होगी, और OP 0 हो जाए तो भी वही मांग होगी। अर्थात कीमत में कोई भी परिवर्तन हो जाए, मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे ED = 0, शून्य लोचदार मांग, ठीक है। कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, तो वो शून्य लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होगा, OY के समानांतर। कैसा होगा, OY के समानांतर। तो देखिए 5 डायग्राम बनाए, कल का हमने पढ़ा था, कल मैंने डायग्राम से वापस इसको स्पष्ट कर दिया है कि मांग वक्र जो है वो किस प्रकार का होता है। इसको हमने वापस स्पष्ट किया कि पूर्णतया लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होगा, पूछा जाए 1 नंबर का तो क्या कहेंगे, OX के समानांतर, ठीक है। अर्थात कीमत वो अपरिवर्तित रहती है, फिर भी मांग में परिवर्तन होता रहता है। तो ये ED = जो है इनडेफिनेट होती है, अनंत, मांग की लोच अनंत या पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरा लोचदार मांग किसको कहेंगे,
कीमतों की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है, अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए डायग्राम में कीमत 10% गिर रही है लेकिन मांग 15% बढ़ रही है। तो कीमतों की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? लोचदार मांग। तीसरा जो है डायग्राम किसका है? इकाई के बराबर लोचदार। तो इकाई के बराबर लोचदार का मतलब क्या हो गया कि जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। कीमतें 5% गिर रही है, मांग 5% बढ़ रही है। इस डायग्राम में कीमतें 5% गिर रही है और मांग जो है 5% बढ़ रही है। तो जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसको कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग, अर्थात ED इज इक्वल टू 1। ED बराबर 1 के बराबर है। ठीक है, तो इकाई के बराबर लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होगा? आयताकार अति परिवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। चौथा है बेलोचदार मांग, अर्थात कीमतों में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसे कहेंगे बेलोचदार मांग। क्या कहेंगे? बेलोचदार मांग। तो डायग्राम में देखिए कीमतें OP से गिर के जब OP 0 हो जाती है, अर्थात 10% परिवर्तन हो रहा है, तो मांग केवल Q से बढ़ के Q1 हो रहा है, उससे कम अनुपात यानी 8% ही बढ़ रही है। कीमतें अधिक घट रही है, मांग कम बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बेलोचदार मांग यानी ED इज लेस देन 1। और पांचवी है शून्य लोचदार मांग, अर्थात कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो जाए मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसे कहेंगे ED इज इक्वल टू 0, अर्थात शून्य लोचदार मांग। तो ये 5 डायग्राम आपको मांग के लोच की जो है श्रेणियों को आप पढ़ना है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा, कोई भी 2 मांग पूछ लिया जाए, जैसे पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग या लोचदार बेलोचदार मांग से क्या समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लोचदार मांग और बेलोचदार मांग ये आपस में क्या है? उल्टी है। यहाँ कीमतों में अधिक परिवर्तन हो रहा है, कीमतों में कम परिवर्तन हो रहा है, मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कीमतों में अधिक परिवर्तन हो रहा है और मांग में कम परिवर्तन। यहाँ कीमतों की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ कीमतों की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो रहा है। तो ये लोचदार मांग और बेलोचदार मांग उल्टी है। इसी तरह पूर्णतया लोचदार मांग और शून्य लोचदार मांग उल्टी है कि पूर्णतया लोचदार मांग में कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी मांग में परिवर्तन हो रहा है। कभी मांग घट रही है, कभी मांग बढ़ रही है। ठीक है, जबकि शून्य लोचदार मांग में कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग तो OQ ही है। ठीक है, तो ये शून्य पूर्णतया लोचदार मांग और शून्य लोचदार मांग ऑपोजिट होती है, और इकाई बराबर लोचदार मांग आयताकार अति परिवलय होता है। तो 5 डायग्राम आपको याद होने चाहिए और इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां थी उसको हमने 5 को एक साथ डायग्राम से अपने स्पष्ट किया। अब हम मांग के लोच को और भी कई तरीकों से निकाला जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। मांग की कीमत लोच को किस प्रकार मापा जाता है, कौन कौन सी विधियों से मापा जाता है। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है आनुपातिक, या इसको प्रतिशत विधि भी कह सकते हैं। अभी जो आपने पहले मिनट शुरुआत में जो सूत्र लिखाया था वो किसका है? आनुपातिक या प्रतिशत विधि का। ठीक है, यानी मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक। तो ये विधि आपने शुरुआत में पढ़ी। ठीक है, तो इसको वापस पढ़ेंगे अपन कि मांग की कीमत लोच को किस तरह मापा जाता है। तो एक तो तरीका हो गया आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरी को कहते हैं ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय विधि। इसको बिंदु विधि भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका बिंदु लोच विधि या बिंदु विधि। ठीक है, बिंदु लोच विधि।
तो मांग लोच, कीमत लोच को दूसरा मापने की विधि है, इसको हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री विधि या ज्योमेट्रिक विधि क्या होती है। और एक तीसरी और विधि होती है, वो होती है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि यानी तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि से आप मांग की कीमत लोच माप सकते हो। ठीक है, ये आपके सूत्र से निकलेगी, इसमें आपको डायग्राम से आप मांग की लोच निकालोगे और इसमें आपको व्यय के आधार पर मांग की लोच निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मांग की कीमत लोच को मापने की कितनी विधियां होती है, तो मांग को कीमत लोच मापने की 3 विधियां होती है। पहली आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि, एक ही बात है। दूसरा ज्यामिति विधि यानी इसे बिंदु लोच विधि भी कहते हैं, और तीसरी है कुल व्यय विधि। तो मांग को लोच को 3 तरीके से 3 विधियों से मापा जाता है। सबसे पहले हम पहली विधि पढ़ते हैं, आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। तो इसको हमने पहले से ही कर लिया था। ठीक है, तो इस विधि में किस प्रकार मांग की लोच मापी जाती है? इस विधि में मांग की लोच सूत्र के माध्यम से मापी जाती है। और मांग की लोच को मापने का सूत्र जो है वो क्या था आपके? आनुपातिक विधि से मांग की लोच कैसे मापी जाती है? तो आनुपातिक रीति से, आनुपातिक कह दो या प्रतिशत विधि से कह दो, प्रतिशत विधि से मांग की लोच, मांग की लोच सूत्र क्या होगा इसका? बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक कह दो या ऑफ लिख करके प्रतिशत कह दो, आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। पाठ के शुरुआत में ही हमने पढ़ा था इस विधि को, प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको सूत्र क्या होगा इसका? तो ED इज इक्वल टू क्या होगा? पूरा जो सूत्र आपको ये याद रखना है कि Q1 माइनस Q0 बटे Q0। अगर प्रतिशत विधि से निकाल रहे हो तो इंटू 100 कर दो, और ज्यामिति विधि से, आनुपातिक विधि से निकाल रहे हो तो 100 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ज्यामिति विधि से कौन, आनुपातिक या प्रतिशत एक ही बात है। आनुपातिक विधि से निकाल रहे हो तो इंटू 100 नहीं लिखना है, और प्रतिशत विधि से निकालना है तो इंटू 100 कर दो इसको। ठीक है, तो बटे P1 माइनस P0 बटे P0। यहाँ पर ED क्या है? मांग की लोच, मांग की लोच। Q0 क्या है? प्रारंभिक मांग। Q0 क्या है? प्रारंभिक मांग। Q1 क्या है? परिवर्तित मांग, परिवर्तित मांग। P0 क्या है? प्रारंभिक कीमत। P0 क्या है? प्रारंभिक कीमत। और P1 क्या है? परिवर्तित कीमत, परिवर्तित कीमत। अब एक प्रश्न करते हैं। तो इस विधि में मांग की लोच जो है आपके सूत्र के माध्यम से निकाली जाएगी। आनुपातिक या प्रतिशत विधि में क्या सूत्र आएगा? मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। सूत्र या ED इज इक्वल टू डेल्टा Q1, डेल्टा Q लिख सकते हो आप, इसको ऊपर वाले को डेल्टा Q लिख सकते हो बटे Q0। इसको क्या कह सकते हैं अपन? डेल्टा Q, ये भी हो सकता है डेल्टा Q बटे Q0 अपॉन डेल्टा P बटे अपॉन P0। तो बोले इसको लंबा एक साथ ही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए पूरे सूत्र को एक साथ ही लिखते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न अपन इसका इस विधि से करते हैं। पिछले आपने और भी कई प्रश्न किए होंगे, फिर भी एक प्रश्न इसका करते हैं। यदि कीमत, वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो अनार की मांग, तो अनार की मांग अनार की मात्रा या मांग कह सकते हो 250 ग्राम है। कितनी है? 250 ग्राम।
और कीमत घटकर 80 रुपये हो जाए, कीमत घटकर 80 रुपये हो जाए, तो अनार की मांगी जाने वाली मात्रा 750 ग्राम हो जाए। तो मांग मात्रा 750 ग्राम हो जाए, तो लोच निकालनी जाए, तो मांग की लोच निकालनी, मांग की लोच। ठीक है, कीमत क्या है 100 रुपये। तो आपके इसमें क्या करेंगे, Q0 क्या है पहले कीमत ले लेते हैं, पहले कीमत ले लो। P0 क्या है, प्रारंभिक कीमत क्या है 100 रुपये। P1 क्या है, परिवर्तित कीमत क्या है 80 रुपये। ठीक है, Q0 क्या है, प्रारंभिक मांग क्या है 250 ग्राम, 250 ग्राम। और Q1 क्या है, परिवर्तित की मांग क्या है 750 ग्राम। ठीक है, तो सूत्र में रखेंगे, क्या है सूत्र, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात क्या लिखेंगे, ED इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 बटे Q0 अपॉन P1 माइनस P0 बटे P0। मान रख दो, Q1 क्या है 750 माइनस Q0 क्या है 250 बटे क्या है प्रारंभिक 250 अपॉन बटे में क्या होगा, P1 क्या है 80 माइनस 100 बटे 100। अब देखो बराबर 750 में 250 गए, 500 बटे 250 अपॉन 80 में 2 गए माइनस 20 बटे 100। काट दो, ये 2 बार कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 बटे इसमें कितना आ जाएगा 1 बटे 5, 20 से कम 20 माइनस का 1 और ये 5 बटे 1 बटे 5। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, जिसको 2 को 2 बटे 1 कर दो तो 2 बटे 1 गुणा 5 बटे 1, उल्टा हो जाएगा, ऊपर आएगा तो बराबर 10 बटे 2। कितने हो गए, 2 कैसे आ गए, 2 बटे 1 गुणा 2 गुणा 5 बटे 1, 1 बटे 2 कट आएगा क्या, 20 80 माइनस 100 माइनस के 20 बटे 100। प्रारंभिक कीमत 100 है क्या, प्रारंभिक कीमत 100 है, तो 80 माइनस 100 750 माइनस 250 बटे 250 और 50 माइनस 100, यानी प्रश्न अपने इसमें 50 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 80 है, कीमत घटकर 80 रुपये हो जाए तो मांग मात्रा 750 ग्राम हो जाती है। ठीक है, तो कीमत 80 माइनस 100 बटे 100 बराबर 2 बटे 2 से 1 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे 5। ठीक है, तो 2 बटे 1 गुणा 5 बटे 1 बराबर 5 दूनी 10 बटे 1। तो क्या हो जाएगा, ईडी कितनी आ जाएगी 10, यानी मांग की लोच क्या होगी इकाई से अधिक। ठीक है, इकाई से अधिक, 1 से अधिक उत्तर आता ही क्या होगा, मांग की लोच कैसी हो जाएगी इकाई से अधिक। ठीक है, तो ये हो गए आपके मांग के लोच की जो है पहली विधि, मांग के लोच कीमत लोच को मापने की आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपको जो है इसमें कुछ प्रश्न दे दूंगा, इसी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके इसी विधि से, तो आप उनको प्रश्नों को करें और उसका जो है उत्तर मेरे को बताएं। ठीक है, तो HW में कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली विधि होगी आपके
मांग की कीमत लोच को मापने की आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। सूत्र क्या होगा? मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो मांग मात्रा 80 इकाइयां हैं। यदि कीमत 25 रुपये हो जाए तो मांग मात्रा 50 इकाई रह जाती, 100 इकाई हो जाती है। तो मांग की लोच ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसका प्रश्न आता है, इसको आप ध्यान से करना, प्रश्न किस टाइप का आ सकता है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न, यदि कीमतों में 20% वृद्धि से मांग मात्रा 221 से घटकर 150 इकाई रह जाती है, तो लोच ज्ञात करो, मांग की लोच ज्ञात करो, मांग की कीमत लोच ज्ञात करो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, यदि P0 बराबर 1000 और P1 1500, Q0 5000 और Q1 3000, नंबर 4, यदि कीमतों में 50% गिरावट से मांग में 80% वृद्धि हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। मांग की लोच ज्ञात करो। ये दोनों प्रतिशत दे रखे हैं, कीमतों में 50% गिरावट तो मांग में 80% वृद्धि। ठीक है, तो दोनों प्रतिशत दे रखे हैं, इसमें आपको क्या रखना है, मान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो आज के SW में आपको 4 जो है ये करने हैं। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको दोनों ही सूत्र में रखने हैं। देखो पहले टाइप का, इसमें 1% दे रखा है और एक बाकी जो है इकाइयों में दे रखा है। इसमें आपके डायरेक्ट इक्वेशन दे रखा है कि P0 इतनी है, P1 इतनी है, और इसमें आपके दोनों में प्रतिशत दे रखा है। तो इस 4 टाइप के प्रश्न इससे आपको बनते हैं और सीधा 3 नंबर का प्रश्न आता है ये। इसलिए आप इसके चारों की प्रैक्टिस करना घर पे। कल हम दूसरी ज्यामिति विधि जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।